Can you please disclose your first and last job plus your salary? My first job is I think my father helped me to get a job जहाँ पर मैंने जो स्टार्ट किया था तो मेरे फादर हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं और वो मथुरा में सीएमओ ऑफिस में जॉब करते हैं। तो उन्होंने मेरे को पहले जॉब में हेल्प किया था और वो बहुत छोटा सा जॉब था। मंथ में 1 वीक और 2 वीक्स मेरे को करना होता था और जिसमें मैं पल्स पोलियो पिलाता था रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन पर। यहाँ पे हम लोगों को 1 हफ्ते का जॉब होता था और यहाँ पर हम लोग को 500-600 रुपये मिलते थे। सो जब आपने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, थोड़े लोग बढ़ते रहे, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए कंपनी में और आपने कैसे मैनेज किया उसको? जो कम्युनिकेशन है, अगर वो तुम्हारा कम्युनिकेशन पुअर कम्युनिकेशन होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, राइट? और अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन पुअर नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। एंड देन 3 मेजर थिंग्स क्या आपने फोकस करा था स्टार्टअप में? तो मेन है टीम, पीपल, ठीक है। दूसरा है प्रोसेस, है ना, और कल्चर। एज अ स्टार्टअप तुम छोटे बिजनेस को ऑन बोर्ड कर सकते हो ईजिली, बट द चैलेंज फॉर अ स्टार्टअप इज़ टू ऑन बोर्ड अ ब्रांड, बिकॉज सेल्स करने के बाद अगर कोई क्लाइंट को हम लोगों ने प्रोडक्ट सेल कर दिया है और फिर वो स्ट्रगल कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फीचर एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे उसको नहीं पता कि कैसे करना है, तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है आफ्टर सेल्स। माई फेवरेट बुक इज़ भगवद गीता। Okay, so any shlok you would like to share from Bhagavad Gita? Yeah, so श्लोक इज़ कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भुर माँ तो संगो सत्वा कर्माणि। Okay, and what about your favorite games? My favorite game is chess and cricket. Okay, so currently we have chess thing now. So who are all our top 3 players, chess players? The top in terms of their rankings, I think we have Pragnananda, right? Vidit Gujrati, Kutesh, Vishnath Anand, Nihal Zari. So top clients of Frankly. Top clients of Frankly, so we have Lemon Tree Hotels, more than 100 hotels we are handling with our platform Frankly, with a single dashboard, right? Then we have Sterling Holidays, more than 55 resorts that resorts, those guys are using our product. Then we have Bluetooth, more than 100 plus outlets. Okay. Yeah. Hello everyone, Kashish this side from Rankly HR team. So today we are shooting our next podcast. So today we are having a co-founder with us, who is Vishnu sir. Can you please introduce yourself? Yeah, hi everyone. My name is Vishnu Sharma and I am a co-founder and CEO of Frankly. So sir, how you have started your career from job? Like, can you please disclose your first and last job plus your salary? Yeah. So when my first job is I think my father helped me to get a job जहाँ पर मैंने जो स्टार्ट किया था तो मेरे फादर हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं और वो मथुरा में सीएमओ ऑफिस में जॉब करते हैं। तो उन्होंने मेरे को पहले जॉब में हेल्प किया था और वो बहुत छोटा सा जॉब था। मंथ में 1 वीक और 2 वीक्स मेरे को करना होता था और जिसमें मैं पल्स पोलियो पिलाता था रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन पर। यहाँ पे हम लोगों को 1 हफ्ते का जॉब होता था और यहाँ पर हम लोग को 500-600 रुपये मिलते थे। तो ये मेरा फर्स्ट जॉब था जो मेरे पिताजी ने मेरे को दिलवाया था। और जो मेरा सेकंड जॉब था, मैं जीएलए यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, तो वहाँ से मेरा प्लेसमेंट हुआ था एक स्टार्टअप में इन्फ्लिक्ट का टेक्नोलॉजी में, जहाँ पर मीर और मैंने दोनों ने साथ काम किया था। और वहाँ पर जो मेरा सैलरी था वो मेरे को 6,000 रुपये मिलते थे एज अ स्टाइपेंड जब हम लोगों ने न्यूली ज्वाइन किया था। और जो मेरा लास्ट जॉब जो मैंने छोड़ा था बिफोर स्टार्ट अ कंपनी, तो मेरी कंपनी का नाम था फ़ोन पर लोन, और जहाँ पर मेरी जो लास्ट सैलरी थी वो 1,20,000 के आसपास थी जो मेरे को मिलता था। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मैं देखता हूँ कि
लोगों के जब प्लेसमेंट नहीं होते अच्छी कंपनी में तो वो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, राइट। बट यहाँ पर अगर तुम प्रॉपर तरीके से मेहनत कर रहे हो और तुम लगन से काम कर रहे हो तो भगवान तुमको कहीं ना कहीं चीज़ों को कनेक्ट कराते हुए चला जाता है और तुम सक्सेसफुल डेफिनेटली बनते हो। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब मैं जीएलए यूनिवर्सिटी में था और हमारे लिए प्लेसमेंट के लिए काफ़ी सारी कंपनीज आई थी, तो काफ़ी अच्छे अच्छे जो लोग थे मेरी जो क्लास में एमसीए में जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी कंपनीज़ को ज्वाइन किया, उनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में हुआ। और हम लोग यही मिस करते थे, यार हमारा क्यों नहीं हो रहा, हमारा क्यों नहीं हो रहा। और जब लास्ट में जब हमारा प्लेसमेंट हुआ तो बहुत ही एक छोटी कंपनी में हुआ, जहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जो मेरा फर्स्ट जॉब था, सेकंड जॉब था, जहाँ पर मेरे को 6,000 रुपये मिलते थे। तो बाद में उसके बाद पहले तो रिग्रेट हो रहा था, बट उसके बाद मेरे को कभी रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि अगर आज मैं किसी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा होता, स्टार्टिंग में अगर प्लेसमेंट हो चुका होता, तो डेफिनेटली मैं अपनी कंपनी आज नहीं चला रहा होता। तो ये भी एक बहुत अच्छी लर्निंग है कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो और सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो भगवान कहीं ना कहीं तुम्हारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए तुमको सही पाथ पर लेके जाता है। वो तो पहले से ही लिखा होता है कि स्टार्टअप में अगर आप कुछ भी कम से भी स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आगे जाके हाइट्स पे जाओगे, और स्टार्टअप में जो सीखने को मिलता है वो एमएनसी में नहीं मिलता। हाँ, मतलब दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, है ना। और डिपेंड करता है कि तुमको कौन से चीज़ें तुमको अच्छी लग रही हैं और कौन सी चीज़ें तुमको अच्छी नहीं लग रही हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो एमएनसी हो। क्योंकि एमएनसीज में तुमको एक राइट प्रोसेस सीखने को मिलता है, स्टार्टअप्स में तुमको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस सीखने को मिलते हैं विद द सेम पोजीशन। तो अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं दोनों जर्नी के, स्टार्टअप और एमएनसी। सो जब आपने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, थोड़े लोग बढ़ते रहे, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए कंपनी में और आपने कैसे मैनेज किया उसको? हाँ, तो ये तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जहाँ कन्फ्लिक्ट्स नहीं आते होंगे, ठीक है। और ये एज अ ह्यूमन अगर 2 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं, तो नॉट ओनली इन द बिजनेस बट ये पर्सनल लाइफ में भी होता है, कन्फ्लिक्ट्स तो आते ही आते हैं, है ना। और इसका जो रूट कॉज है, अगर कन्फ्लिक्ट्स का मैं देखूँगा तो जहाँ पर जो हम लोगों का प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो हमें यही बताता है कि यार जो कम्युनिकेशन है, अगर वो तुम्हारा कम्युनिकेशन पुअर कम्युनिकेशन होगा तो कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, राइट। और अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन पुअर नहीं होगा तो कन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो जैसे अगर तुम्हारा ये जॉब ले लें एचआर वाला, है ना। अगर मैं तुमको बोलूँ कि यार कशिश हम लोगों को है ना 2 लोग हायर करने हैं, राइट। और तुम जो मैंने तुमको कन्वर्सेशन किया है तुम्हारे साथ और मैंने तुमको बताया 2 लोग हायर करने हैं, वो इट्स डिपेंड ऑन यू कि मतलब तुम उसको कितना प्रायोरिटी दे रही हो, ठीक है। अगर तुम उसको लाइटली ले रहे हो कि हाँ ठीक है करेंगे करेंगे, ठीक है, और फिर पता चल रहा है कि तुमने उसको इतना लाइटली ले लिया जहाँ पे वो जहाँ पर तुमको उस चीज़ को इमीडिएटली एक्शंस में लेके आना था बट तुम लेके नहीं आए, ठीक है। तो वहाँ पर फिर लग रहा है कि यार कशिश उस चीज़ को बहुत लाइटली ले रही है और अपना काम सही से नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये मेरे माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, बट वो ज़रूरी नहीं है वो कशिश ऐसा कर रही है, ठीक है। क्योंकि इसको अगर दूसरे एंगल से देखोगे तो मैंने तुमको जो कम्युनिकेशन किया है वो बहुत ही पुअर कम्युनिकेशन है। मैंने तुमको बोल तो दिया कि 2 लोग हायर करने हैं, बट मैंने तुमको ये नहीं बताया है कि यार ये कितनी प्रायोरिटी रखता है, जो 2 लोग हम लोगों को हायर करने हैं, इसकी डेडलाइन क्या है, कब तक हम लोगों को हायर करने हैं। अगर मैं उस कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर कट रखूँगा और मैं तुमको बताऊँगा कि कशिश 2 लोग हायर करने हैं, इसकी प्रायोरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई है, ठीक है, और हम लोगों को इसको 1 वीक के अंदर 2 वीक के अंदर ही क्लोज़ करना है, ठीक। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बहुत ही टॉप नॉच कम्युनिकेशन है, जहाँ पे कुछ गैप नहीं है, राइट। अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ हायर करने और वो फिर मैं खुद ही अंदर सोच रहा हूँ कि कशिश ऐसा करिए ऐसा करिए, तो कन्फ्लिक्ट आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए है कि जो तुम्हारा कम्युनिकेशन है वो पुअर नहीं होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन एंड टू एंड होना चाहिए। दूसरा है कि जहाँ पर कन्फ्लिक्ट का चांसेस होते हैं, वो जितने भी कन्वर्सेशन होते हैं वो ज़्यादातर वर्चुअल होते हैं, या तो वो मेल पे किसी ने बोल दिया है या फिर कॉल पे बोल दिया है ना, या फिर किसी दूसरे थर्ड पार्टी से तुमको सुनने को मिल रहा है कि यार उसने ऐसा बोल दिया, ठीक। जहाँ पर तुम्हारा कम्युनिकेशन
ऑन द टेबल होगा, तुम दोनों आपस में साथ में बैठे हुए हो, है ना, और वहाँ पे अगर तुम कम्युनिकेशन करोगे तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो कोशिश हमेशा यही करनी है, अगर तुम बिज़नेस में हो तो वहाँ पर तुम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करो ज़्यादा से ज़्यादा, और जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ पर भी फेस टू फेस आकर उस चीज़ को डिस्कशन करें, तो जो पुअर कम्युनिकेशन हुआ है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। टॉप पॉइंट है, कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन से ही आता है। या एंड देन 3 मेजर थिंग्स क्या आपने फोकस करा था स्टार्टअप में? So the major thing that we need to focus after starting a startup or before starting a startup, right? After the startup or before starting a startup, तो मेन है टीम, पीपल, ठीक है। दूसरा है प्रोसेस, है ना, और कल्चर, राइट। सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टार्टअप। लोग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक ही आदमी सारा काम करेगा तो ऑब्वियसली एज अ बिज़नेस तुम इतना जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे लोग होना कंपनी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जितने ज़्यादा अच्छे लोग होंगे, है ना, जितने स्मार्ट लोग होंगे, उतना ज़्यादा कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। कल्चर इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि अच्छे लोग हैं बट कल्चर सही नहीं है, ठीक है, जहाँ पर लोगों को फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है। वो जो उनके अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स हैं और जो भी उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर उनकी रेस्पेक्ट नहीं करी जा रही है, जहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो फिर तुम्हारे जो कंपनी के कल्चर को बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाएगा, और वहाँ पर फिर जो अच्छे लोग हैं वो फिर तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म नहीं बने रहेंगे। तो कल्चर बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी में, क्योंकि अगर तुम कल्चर नहीं बनाओगे तो स्टार्टअप में लोग कल्चर के ही लिए आते हैं ना, क्योंकि अगर पैसा चाहिए तो वो एक एमएनसी कंपनी ज्वाइन कर सकता है, तो उनको एक अच्छा कल्चर चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, और जहाँ पर वो फाउंडर्स जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ अपने आइडिया शेयर करें, जिससे कंपनी अच्छे डायरेक्शन में ग्रो। प्रोसेस इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि अच्छे लोग हैं, अच्छी टीम है, अच्छा कल्चर है, बट प्रोसेस सेटअप नहीं है, तो लोग है ना अलग डायरेक्शंस में काम करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर पता चल जाए कि यार आज एक काम की डिपेंडेंसी किसी एम्प्लॉय के ऊपर है बट वो आया नहीं है, ठीक है। तो अगर वो तुम्हारा प्रोसेस सेटअप नहीं होगा, जहाँ पे लोगों को पहले से पता नहीं होगा कि यार ये बंदा आज छुट्टी पे जा रहा है, ठीक है, तो तुम अपना प्लान उस तरीके से अकॉर्डिंगली चीज़ों को अपना उस तरीके से प्लान करो, तो वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो प्रोसेस, कल्चर और टीम फॉर ग्रोइंग अ स्टार्टअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने रैंकली में प्रोसेस कैसे फॉलो, मतलब स्टार्ट कैसे किया प्रोसेस? तो स्टार्टिंग में एज अ स्टार्टअप वी 3 आर द को फाउंडर्स, राइट। तो जहाँ पे हम तीनों ही सारी चीज़ें करते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने फिर टीम बढ़ाना स्टार्ट किया, और टीम बढ़ाना तो बेसिकली स्टार्ट हुआ जब हम लोगों को रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे जब हम लोगों ने टीम बढ़ाना स्टार्ट किया तो हम लोगों को पता चला कि यार सारा सारा काम फाउंडर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनिशियली मैं और मीर यही डिस्कस करते थे कि ठीक है यार, एचआर ऑपरेशंस हम दोनों देख लेंगे, ठीक है, तो इस रोल की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट्स वाले रोल की भी हम लोगों को इनिशियली इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट धीरे धीरे जैसे टीम बढ़ा तो हम लोगों को पता चला कि यार हर एक डिपार्टमेंट कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम लोगों ने एचआर लाना स्टार्ट किया, अकाउंट्स में बंदे लाने स्टार्ट किए, और फिर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हम लोगों ने सेटअप किए, जो हम लोग एज अ को फाउंडर्स हम लोग खुद ही हैंडल कर रहे थे सारी चीज़ें। तो वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है फॉर ग्रोइंग अ स्टार्टअप, टू ग्रो अ बिजनेस। ओके। एंड आपने एक और चीज़ बोली, पीपल एंड टीम बहुत मैटर करता है किसी स्टार्टअप में। तो इफ़ यू वांट एनीवन इन अ स्टार्टअप, तो बेसिक की पॉइंट्स आप क्या देखते हो उस बंदे में कि जो होने ही चाहिए? हाँ, तो पहला तो है कि उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं नहीं हैं, और जिस स्किल के लिए हम लोग उसको हायर कर रहे हैं, ठीक है, वो स्किल्स उसके अंदर है नहीं, तो बट हम लोग उसको सिखा सकते हैं या नहीं, तो वो भी मैटर करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तुमको 100% परफेक्ट बंदा मिलेगा, ठीक है। तो जिस स्किल्स के लिए तुम हायर कर रहे हो वो उसके अंदर है या नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है कि अगर नहीं है तो तुम उसको सिखा सकते हो या नहीं सिखा सकते हो, ठीक है। और अगर सिखा सकते हो तो वो बंदा उस बजट में आता है नहीं आता है, क्योंकि अगर मैं एक बंदे को 1 लाख रुपए पे कर रहा हूँ और फिर मेरे को उसको सिखाना पड़ रहा है, तो डैट कुछ डजेंट बात मेक सेंस, राइट। तो जहाँ पर अगर तुम्हारा
कोई बंदे को तुम 20,000 30,000 रुपये पे कर रहे हो और वहाँ पर वो बंदा सीखना चाहता है और तुम उसको सिखा सकते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो स्किल्स है, दूसरा है कि उसका विल पावर, वो करना चाहता है नहीं करना चाहता है। ऐसा नहीं कि बस जॉब को जॉब की तरीके से कर रहा है, क्योंकि स्टार्टअप में अगर एक एम्प्लॉय है जो बस उसको एज अ जॉब ले रहा है तो कंपनी आगे चल ही नहीं सकता, ठीक है। अगर उसके अंदर विल पावर नहीं है चीज़ों को करने की, ठीक है, और वो उसको उस एंगल से नहीं देखता कि हाँ यार मेरे को लाइफ में कुछ करना है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर छोटी टीम में अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो प्रॉब्लम है ना। How was your journey in start? How you acquired first 5 customers? सो इनिशियली काफ़ी मज़ेदार है। जब हम लोगों ने रैंकली स्टार्ट किया था तो वी ऑल 3 को फाउंडर्स कम फ्रॉम द टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, और मिहिर जैसे बताया था उसने कि वो एप्लीकेशन डेवलपर था, मैं बैक एंड डेवलपर, शोवित इज़ ऑल्सो कम एज अ फुल स्टैक डेवलपर। तो हम लोगों को सेल्स का तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था तीनों को फाउंडर्स को। तो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने में तो माहिर हैं और हम लोग ने बनाया भी है टॉप क्लास सॉफ्टवेयर, ठीक है, बट सेल करना हमारे लिए स्टार्टिंग से चैलेंजिंग था। तो बट इससे पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा बहुत कर रखा था। थोड़ी बहुत कंपनीज मैंने ज्वाइन करी थी जहाँ पर तुमने देखा होगा एक MLM जैसा कॉन्सेप्ट, हाँ, राइट, एम्बे कंपनी का तुमने नाम सुना होगा, ठीक है। तो वैसा कुछ मैंने कर रखा था, तो थोड़ा बहुत मेरे को एक्सपीरियंस था इस फील्ड का। तो हम लोग ने एक बंदा हायर किया था, सौरभ, राइट, फॉर द सेल्स। तो जहाँ पे मैं और सौरभ क्या करते थे कि हम लोग रेस्टोरेंट में फ़िज़िकली जाके विज़िट करते थे, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट को पिच करते थे। तो वहाँ पे मिस्टेक क्या हो रहा था जो हम लोगों ने फ़ील किया कि हम लोग जब जिस टाइम पे जाते थे ना तो वहाँ पर डिसीज़न मेकर नहीं होते थे, राइट। तो हम लोग जैसे 2 बजे जा रहे हैं, 3 बजे जा रहे हैं, तो मैनेजर्स को हम लोग अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी वहीं पर लगा दे रहे हैं, ठीक है, और बाद में पता चल रहा है कि मैनेजर्स इतना इंटरेस्टेड नहीं है प्रोडक्ट में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वर्क नहीं लेना चाहता, राइट, और वो हमारी बात डिसीज़न मेकर तक पहुंचा भी नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को पता चला, जहाँ पर हम लोगों ने 10-15 रेस्टोरेंट विज़िट किए, तो पता चला कि जो डिसीज़न मेकर्स हैं ना वो शाम को ही आते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है, 6 बजे 7 बजे के अराउंड डिसीज़न मेकर्स आते हैं, रेस्टोरेंट्स के ओनर्स आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर अपना स्टाइल चेंज किया कि यार हम लोग दिन में नहीं जाएंगे, फिर हम लोग शाम को जाएंगे, ठीक है। तो मैं और सौरभ फिर शाम को जाया करते थे, ठीक है, और वहाँ पर फिर डिसीज़न मेकर से फिर हम लोगों ने जैसे ही मिलना स्टार्ट किया तो हमारे क्लाइंट क्लोजर होना स्टार्ट हुआ। तो फॉर अ B2B बिज़नेस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम राइट लोगों को अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर तुम राइट लोगों को अपना प्रोडक्ट पिच नहीं कर रहे हो तो फिर तुम अपना एनर्जी गंवा रहे हो, और वहाँ पर फिर एज अ टीम डिमोटिवेशन आता है, डिमोटिवेट होते हैं लोग, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग डायरेक्शन में लेके जाता है तुमको। तो आपने कितने टाइम तक खुद से जाके पिच किया? तो हम लोगों ने इनिशियली 7 to 8 मंथ्स हम लोगों ने किया था ये, और वहाँ से हम लोगों को धीरे धीरे रिज़ल्ट आना स्टार्ट हुआ जब से हम लोगों ने अप्रोच चेंज किया। और फिर हम लोगों को काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स मिले, क्योंकि एज अ स्टार्टअप तुम छोटे बिजनेस को ऑन बोर्ड कर सकते हो इजीली, बट द चैलेंज फॉर अ स्टार्टअप इज़ टू ऑन बोर्ड अ ब्रांड, ठीक है। ब्रांड को ऑन बोर्ड करना है स्टार्टअप के लिए काफ़ी टफ होता है। तो हम लोगों ने इनिशियली काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स क्लोज किए। सो हैट्स ऑफ टू रैंकली और को-फाउंडर्स, जा के सेल किया। तो अभी फिर कैसे नीड हुआ कि हम लोग को सेल्स में ज़्यादा लोग हायर करने चाहिए? तो क्योंकि हम लोगों को फिर पैटर्न पता चला, जहाँ पर एज अ को फाउंडर्स हम लोग जा के सेल कर रहे थे, तो हम लोगों को ये तो पता चल गया था कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है, ठीक है, लोग लेना चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट। तो जब हम लोग एज अ को फाउंडर, जहाँ पर हम लोगों को सेल्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी हम लोग कुछ अच्छे ब्रांड्स को ऑन बोर्ड कर पाए, तो हम लोगों को वो पता चला कि नाउ दिस इज़ अ टाइम टू ऑन बोर्ड अ सेल्स टीम। और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है सेल्स टीम में लोगों को लाने की। तो मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ।
जहाँ पर जब हम लोग ने अपना सेल्स टीम सेटअप करना स्टार्ट किया ना, तो मेरे को ना एक बंदा जो अभी हमारी सेल्स टीम में है, तो वो मेरे को ना एक प्रोडक्ट पिच करने आया था। तो हम ओके। लोगों को कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए डायरीज़, पेन्स और ये सारी चीज़ें चाहिए थे। तो अजीत जो हमारी सेल्स टीम है, वो मेरे को ये प्रोडक्ट पिच करने आया था, ठीक है। तो जब हम लोगों ने उससे प्रोडक्ट परचेज़ कर लिए, ठीक है, तो वहाँ से वो मेरे को जानने लग गया, नंबर एक्सचेंज हो गए। तो वो कुछ स्ट्रगल कर रहा था टू फाइंड अ न्यू जॉब। तो उसने मेरे को कॉल किया था कि यार मैं एक जॉब देख रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास हो तो बताओ। तो मैंने बोला कि आओ एक बार देखते हैं, तुम प्रोडक्ट समझो, तुमको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो तुम करना। तो वो बिल्कुल भी इस बी2बी बिज़नेस से नहीं है और उसको बिल्कुल भी इसका बैकग्राउंड नहीं है, वो ऑपरेशन बैकग्राउंड से आता है। सेल्स उसका बिल्कुल बैकग्राउंड था ही नहीं, वो पार्ट टाइम ही कर रहा था जॉब। तो उसने प्रोडक्ट समझा और जब उसने जॉइन किया और उसके बाद उसके अंदर मतलब मैंने देखा है कि मतलब वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, ठीक है, और वो हसल है उसके अंदर और विल पावर भी है, ठीक है। तो मेरे को बंदा सही लगा और जब हम लोगों ने उसको ऑन बोर्ड किया, उसके बाद तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े और जिस लेवल पे उसने परफॉर्म किया और पूरा एक सेल्स टीम सेटअप किया। तो वही है कि मतलब कैसे तुम एक नॉन सेल्स बैकग्राउंड के बंदे को जज कर पा रहे हो कि यार वो राइट फिट है तुम्हारी टीम के लिए, नहीं है ना, और वो तुम रिस्क ले रहे हो। स्टार्टअप इज़ ऑल अबाउट टेकिंग अ रिस्क। तो वो हम लोगों ने किया और वहाँ से हम लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। Okay. So, what's the most important factor for building a strong sale process? ओके। फिर मतलब इसमें एक चीज़ तो रिपीट ही है कि टीम, ठीक है, अच्छी टीम होना। और ज़रूरी नहीं है जो हमारा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि तुमको सेल्स के बैकग्राउंड के ही बंदे हायर करने हो, क्योंकि हमारे टीम में 3-4 लोग हैं जो सेल्स बैकग्राउंड से नहीं थे, बट स्टिल वो आज टीम में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि कोई मंथ ऐसा नहीं जाता जहाँ पर उनके टारगेट अचीव नहीं होते। जैसा मैंने अजीत का एग्जांपल दिया, सेम विद संगीता। तो संगीता हमारे पास आई थी एचआर के रोल के जॉब के लिए, राइट। तो बट हमारे पास उस टाइम पे एचआर रोल के लिए नहीं था, एचआर की जॉब नहीं थी। तो हम लोगों ने संगीता को सेल्स डिपार्टमेंट के लिए पिच किया कि सेल्स में तुम ज्वाइन करो, और उसने ज्वाइन किया। तो उसके बाद तो सारा गेम ही चेंज हुआ और उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि कोई भी मंथ ऐसा नहीं जाता जहाँ पर उसके टारगेट्स केपीआई मीट नहीं होते, और हर मंथ वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। And same goes to Ritika also, वो fresher की तरह join किया। Yeah, same with Ritika. So like I said, we have 3 to 4 people. Those guys are not from the sales background, but still those guys are performing very good. So team is the first factor. Second is the process again. So process in terms of where you have the KPIs, defined KPIs, right? And those KPIs you are monitoring weekly, daily, right? So if you are monitoring those KPIs, like a salesperson is meeting their KPIs or KRAs or not, that is very important to keep your team on the track. So, what are the other crucial things to focus after sales? After sales, definitely service, right? बिकॉज सेल्स करने के बाद अगर कोई क्लाइंट को हम लोगों ने प्रोडक्ट सेल कर दिया है और फिर वो स्ट्रगल कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फीचर एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे उसको नहीं पता कि कैसे करना है, तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है आफ्टर सेल्स। जितना अच्छा सपोर्ट होगा, क्योंकि हम लोग तो B2B बिजनेस में है, राइट, और हमारा SaaS प्रोडक्ट है, राइट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो अगर हमारा सर्विस अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली कोई भी क्लाइंट रिन्यूअल करने नहीं जा रहा, ठीक है। क्योंकि अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है और वो प्रॉब्लम विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम हम लोगों ने अगर वो रिजॉल्व नहीं किया, तो वो प्रॉब्लम फिर बड़ा प्रॉब्लम बनेगा, और जब उसका रिन्यूअल आएगा तो वो सारी चीज़ें एज अ फीडबैक आएगी और फिर चर्न बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो स्टार्टअप लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन आपने लिया है जिस पे आप रिग्रेट करते हो? तो डिसीजंस तो बहुत होते हैं, राइट।
क्योंकि जब तुम ऐसी जर्नी को ज्वाइन करते हो जहाँ पर तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और तुमको पता ही नहीं है कि लोगों को हैंडल कैसे करना है, ठीक है, तो फॉर अ स्टार्टअप पीपल मैनेजमेंट इज़ अ वेरी टफ जॉब, राइट, जहाँ पर तुमको अलग अलग माइंडसेट के लोगों के साथ बैठना है, उठना है ना, और उनके वेलफेयर के लिए काम करना है, ठीक है, लेकिन हर चीज़ एज अ फाउंडर एंगल से नहीं देखी जाती है, एम्प्लॉय एंगल से भी देखी जाती है। तो बहुत सारे अच्छे लोग थे कंपनी में जो आज नहीं है, बट लगता है कि वो अगर इस टाइम पर होते जहाँ पर हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं तो हम लोग और अच्छे लेवल पे होते। तो वो एक डिसीज़न है कि लोगों को जहाँ पर हम लोगों ने जाने दिया वहाँ पर हम लोगों को रोकना चाहिए था। और ऐसा क्या चैलेंजिंग पार्ट आपने फेस किया ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों को नहीं लगता बाहर से देखने में? हाँ, तो ये जब हम लोग, जैसे मीर ने बताया था, सिग्निफाई टेक्नोलॉजीज़, राइट, तो हम लोग एक काफ़ी अच्छी कंपनी चला रहे थे, प्रॉफिट में भी थे, काफ़ी प्रॉफिट भी बना रहे थे सर्विस बेस्ड कंपनी में। तो जब हम लोगों ने रैंकली में स्विच किया था तो हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था, राइट, तो हमारे पास बैंक अकाउंट में 20 या 30 लाख रुपए थे, राइट, और हम लोगों को स्विच करना था सर्विस से प्रोडक्ट में, राइट, तो पैसा कम था और प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था। तो वो एक जो फ़ेज़ था हमारा वो बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी मेजर रिस्क लिया था, क्योंकि टीम बनाना, फिर हमेशा सोचना कि लोगों की सैलरी कैसे जाएगी, ठीक है, तो वो सारे चैलेंजेस बहुत ही क्रूशियल थे। स्टार्टिंग में ये भी फेस किया होगा कि सैलरी कैसे जाएगी, अपने लिए भी बचता ही नहीं होगा। वो तो बहुत ही ज़्यादा, तो क्योंकि जब तुम इसको अपने एंगल से देख रहे हो, दूसरा क्योंकि एज अ एम्प्लॉय तुम तो अपना काम कर रहे हो और तुमको सैलरी चाहिए, ठीक है, चाहे कंपनी के पास हो या ना हो, तुमने काम किया है, तुमको पैसा चाहिए और वो वैलिड भी है, ठीक है, बट दूसरे एंगल से एक चीज़ भी है कि यार अब सामने वाला स्ट्रगल कर रहा है तो डेफिनेटली यू नीड टू सपोर्ट, बट बहुत लोग होते हैं सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग नहीं सपोर्ट करते, क्योंकि इफ़ मतलब वो भी एक चीज़ है कि यार मैं अपना घर छोड़ के आया हूँ, है ना, और मेरे को रेंट देना है, मेरे को खाने पीने के लिए भी रुपए नहीं है, तो मैं कैसे सपोर्ट करूँ कंपनी को, राइट, तो वो भी एक मतलब वैलिड पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें तो चलती हैं। ये वाली सिचुएशन कैसे हैंडल करी थी फिर? मतलब एम्प्लॉइज़ थे मतलब जो गए थे छोड़कर कि इस रीज़न की वजह हाँ, से? तो इस सिचुएशन को हम लोगों ने हैंडल किया कि जैसा मैंने बताया कि धीरे-धीरे हम लोगों ने सेल्स स्टार्ट किया था, ठीक है? और हम लोगों ने कोशिश हमेशा यही रखी है कि पहले हम लोग पैसा बनाएँ, बाद में इन्वेस्ट करें, ठीक है? तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही यही अप्रोच रखी है कि जितना पैसा है उसमें काम चलाना है, कोई लंबे हाथ-पैर नहीं फेंकने हैं, ठीक है? कि हम लोग पैसा कम है और हायरिंग ऐसे कर रहे हैं कि 1 लाख, 1.5 लाख रुपए के पोजीशन पर हम लोगों को हायर कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रिवेंट करी कि जितना पैसा है उतने में काम चलाएँगे और धीरे-धीरे ग्रो करेंगे, ठीक है? तो एज़ अ को-फाउंडर्स मैं खुद पर्सनली सेल्स करने जाता था और धीरे-धीरे हम लोगों ने थो छोटे-छोटे क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना स्टार्ट किया, फिर ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करना स्टार्ट किया। वो फिर प्रॉब्लम सॉल्व होता चला गया। सो कोई टफेस्ट फीडबैक आपको दिया किसी एम्प्लॉय ने कि जो आपको लगा कि नहीं बहुत वैसा है कंपनी के लिए और आपने उस पे कैसे रिस्पॉन्स किया? तो टफेस्ट फीडबैक, मतलब फीडबैक तो ऑब्वियसली यार लाइफ का पार्ट ही है। अगर फीडबैक, हमारा सॉफ्टवेयर ही पूरा फीडबैक पे ही बना हुआ है रिव्यू मैनेजमेंट, राइट, हाँ। तो फीडबैक तो डेफिनेटली एज अ ह्यूमन तुमको इम्प्रूव करने के लिए है, राइट, तो हम लोगों ने कभी उसको नेगेटिव वे में नहीं लिया। अगर कोई एम्प्लॉय हम लोगों को फीडबैक दे रहा है तो हम लोग उसको हमेशा पॉजिटिव एंगल से ही देखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट करें और ऐसा कुछ कंपनी के अंदर ना हो। सो सर नेक्स्ट इज़ बहुत लोग फ़ियर करते हैं कि अगर वो अपनी जॉब से स्टार्टअप में शिफ्ट करते हैं तो जितना वो अभी अर्न कर रहे हैं वो इन फ्यूचर अर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अगर अपना स्टार्टअप करेंगे, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसमें? को अर्निंग तो यार डेफिनेटली इफ़ यू आर गोइंग इन अ बिजनेस, राइट, तो रिस्क तो है, ठीक है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे रिस्क नहीं है।
तो डिपेंड करता है कि तुम जिस फील्ड में जा रहे हो उस पर तुमने रिसर्च किया है नहीं किया है, या फिर ब्लाइंडली जा रहे हो। सेम विद शेयर मार्केट, अगर तुम पैसा लगा रहे हो, ठीक है, और तुम सही जगह नहीं लगा रहे हो, उस पर सही से रिसर्च नहीं कर रहे हो, तो सही जगह लगा भी रहे हो, रिसर्च भी कर रहे हो, तो भी रिस्क है, राइट। तो दोनों ही चीज़ हैं। तो डिपेंड करता है, जैसे मैं बोलूँगा कि तुमने सही से उस पर R&D किया है नहीं किया है, राइट। और जिस लेवल पे तुम बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, उसका कितना स्कोप है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट फ्रॉम माय व्यू, अगर इस चीज़ को अगर कोई करना चाहता है तो इसका बेस्ट तरीका है कि यार जॉब करे, ठीक है, और साथ में एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, और फिर खुद ही पर्सनली जाके लोगों से फीडबैक्स ले फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। और जहाँ पर तुम एक POC रन करो, ठीक है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाओ, और जहाँ पे बहुत ही कम सा इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, और फिज़िकली तुम जा के लोगों से उस प्रोडक्ट के अराउंड फीडबैक लो, और जहाँ पे तुमको लगता है कि वो POC इस लेवल पे है कि कोई भी बिज़नेस उसको यूज़ कर सकता है, तो वहाँ पर जाके उनको फ्री में उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए अप्रोच करो। तो जहाँ पर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी कम है, रिस्क भी कम है, और फिर तुम देख भी पाओगे कि यार वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है, ठीक है। मार्केट फिट फॉर अ स्मॉल चंक ऑफ सैम्पल तो पता नहीं चलेगा, बट एक आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट राइट डायरेक्शन में बनाया है नहीं बनाया है, ठीक है, और स्कोप है या नहीं है। So guys, we are closing our podcast, but before that we have some few rapid fire questions. So our first question is, what is your favorite book? My favorite book is Bhagavad Gita. Okay, so any shlok you would like to share from Bhagavad Gita? Yeah, so श्लोक is कर्मणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भुर मातो संगो सत्वा कर्माणि. So the meaning of this sloka is, I think you already hear कर्म करो फल की चिंता मत करो, right? Okay, and what about your favorite games? My favorite game is chess and cricket. Okay, so currently we have chess thing now. So who are all our top 3 players, chess players? The top in terms of their rankings, I think we have Pragnananda, right? Vidit Gujrati, Gukesh, Vishnath Anand, Nihal Zareen. Yeah, so there is a lot of players, but in the Olympiad, I think Gukesh is the top one, right? Then Vidit Gujrati is also a good player. So who inspires you the most? Yeah, so my inspiration come from Ratan Tata. Okay, so any backstory behind that? No, but the social work, because he's not a businessman, but always trying to give to the society, right? So that is a motivational factor. And let me ask you one question. So you know about the full name of Ratan Tata? Ratan Tata. I think people only know Ratan Tata. Ratan So the Tata. full name is Ratan Naval Tata. Okay, so nice insight. So top clients of Frankly. Top clients of Frankly, so we have Lemon Tree Hotels, more than 100 hotels we are handling with our platform Frankly with a single dashboard, right? Then we have Sterling Holidays, more than 55 resorts resorts, those guys are using our product. Then we have Blue Tokai, more than 100 plus outlets. Okay. Yeah. So bye everyone. Like, share and comment for such excited contents. No,